नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है टेंशन बढ़ाता तीसरा मोर्चा, लेकिन हम बात करेंगे तीसरे मोर्चे के प्रभाव की। मध्य प्रदेश की सियासत में अब तक तीसरे मोर्चे की कोई अहमियत नहीं रही है। यहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होता रहा है। भाजपा के 15 साल के शासन के बाद 2018 में कांग्रेस सरकार में आई थी। 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब 2023 में कांग्रेस और भाजपा ही आमने सामने हैं। इन दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुए तीसरे मोर्चे के 15 दलों ने मिलकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। इसे नाम दिया गया है अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा। मोर्चे का कहना है कि कांग्रेस भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए प्रदेश में तीसरी राजनीतिक ताकत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि भले ही ये मोर्चा प्रदेश में तीसरी ताकत बने या ना बने, लेकिन खेल बिगाड़ना तो सकता ही है। और वह खेल किसका बिगाड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या तीसरे मोर्चे के मैदान में आने से इस बार मध्य प्रदेश की चुनावी रण प्रभावित होगा और इन 15 दलों के गठजोड़ से बना तीसरा मोर्चा इस बार नई चुनौती बनेगा? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के संकेत तो अंबेडकर जयंती पर ही मिल गए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा सक्रिय हो चुका है। गांधी भवन में आयोजित बैठक में 8 राजनीतिक दल शामिल हुए और उन्होंने घोषणा की है कि 15 राजनीतिक दलों द्वारा गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई मोर्चा गठित किया जाएगा। ये मोर्चा सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तीसरे मोर्चे के गठन के लिए गांधी भवन में जो बैठक हुई, उसमें 8 राजनीतिक दल शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस और भाजपा को विधानसभा चुनाव में चुनौती देने का निर्णय लिया गया। अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ नाम से गठित इस मोर्चे के सह संयोजक गुलजार सिंह मरकाम ने बताया कि हम समझ गए हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम कांग्रेस और भाजपा के इस अंतर को समझ गए हैं और अब हम जनता के बीच जाकर उन्हें बताएंगे। आइए अब सुनते हैं इस बारे में भाजपा और कांग्रेस का क्या कहना है। लोकतांत्रिक देश है हमारा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे गुजर सकता है, मगर मध्य प्रदेश की तासीर ऐसी है कि यहाँ की जनता ने हमेशा से 2 वे पार्टी सिस्टम देखा है, भाजपा और कांग्रेस। तीसरा दल जब आया तो 2-4 सीटें जरूर लेकर आ पाए, पर अस्तित्व से बाद में समाप्त हो गए। और हाल ही के अगर कुछ चुनाव को आप देखेंगे अन्य राज्यों के, तो जहाँ जहाँ तीसरा दल उभरा है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सिमट गई है, समाप्त हो गई। सरकार प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के है। आपका प्रश्न है कि कांग्रेस के लिए मुसीबत संविधान विरोधी मोर्चा आज बैठक कर रहा है। सरकार में कांग्रेस तो है नहीं। संविधान विरोधी मोर्चा भाजपा के खिलाफ बगावत कर रहा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी तो संविधान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो यह लड़ाई केंद्र के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला रहा। थोड़ा बहुत असर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी रहा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई भी अन्य दल मध्य प्रदेश में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। इस बार के चुनाव में इस 15 पार्टी वाले तीसरे मोर्चे के आने से ये मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ये मोर्चा कोई खास प्रभाव दिखा पाएगा ऐसी उम्मीद दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इस मोर्चे की मौजूदगी राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ सकती है। खासकर कांग्रेस के लिए इस तरह का कोई भी मोर्चा ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो क्या टेंशन बढ़ाएगा तीसरा मोर्चा? यही समझने के लिए, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि बघेल, प्रवक्ता हैं जय आदिवासी संगठन के, गजेंद्र शाह हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हरदा से, और कमलेश खातरकर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बघेल साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। तीसरा मोर्चा क्या तासीर बदल पाएगा मध्य प्रदेश की? अब तक 2 दलीय व्यवस्था चली आ रही, बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला होता है। कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से उन्होंने नाम दिया है संविधान बचाओ, वो अभियान राहुल गांधी चला रहे हैं, इसलिए नुकसान बीजेपी को पहुंचाया जाएगा इस तीसरे मोर्चे से। और बीजेपी कह रही है जहां जहां तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ है कांग्रेस की लुटिया डूब गई है। आप क्या कहेंगे?
देखिए निश्चित है मध्य प्रदेश में अगर तीसरे मोर्चे की बात हो रही तो दोनों ही राजनीतिक दलों से ये लोग चाहे आदिवासी हो चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो चाहे किसान मजदूर हो सभी लोग परेशान हैं क्योंकि विगत मध्य प्रदेश में देखते आए कि जो आदिवासी पिछड़े या दलित समाज की जो बेसिक जो भारत के संविधान में दी गई उनको वो चीज आज तक धरातल पर कहीं ना कहीं उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इसी के चलते आज विगत पिछले कुछ वर्षों से तीसरे मोर्चे की बात मध्य प्रदेश में उठती आ रही है और वो कहीं ना कहीं इसलिए खिलाफ है क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल चाहे भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ताधर है चाहे कांग्रेस पार्टी इन्होंने दोनों ही दलों ने इनका शोषण किया। इसलिए तीसरे मोर्चे की दस्तक मध्य प्रदेश में इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जोर पकड़ती नजर आ रही जिसमें जयेश के साथ साथ ओबीसी महासभा के या दलित समाज के और कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या ऐसे समता समाधान पार्टी हो ऐसे दल जो मिलकर एक नए मोर्चे के आज जिसी की चाहत आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज संविधान लेकिन बचाओ रवि जी मोर्चा आज 8 दलों के नेता आए थे, आप 15 दलों का गठजोड़ बनाने का दावा कर रहे हैं, 7 क्यों नहीं आए? और दूसरा जिन दलों की हम बात कर रहे हैं जिनका थोड़ा जनाधार भी है मध्य प्रदेश में, बसपा, समाजवादी पार्टी, वैसे मैदान में उतरने को तो आम आदमी पार्टी भी तैयार है और हम देख रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM भी तैयार है, तो ये लोग क्यों आपके साथ नहीं आ रहे हैं? देखिए ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो विगत वर्षों से चलती आ रही क्षेत्रीय दलों के जैसे समाजवादी पार्टी या बसपा की बात करते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस या भाजपा की गोदी में जाके बैठती नजर आ रही है। इसीलिए ये तीसरे मोर्चे की अलग से ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो 15 जो राजनीतिक दल है जिसमें सामाजिक संगठन है सामाजिक दल इसमें शामिल हो रहे तो इसमें बसपा और सपा इसलिए शामिल नहीं हो क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आते पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कहीं ये बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करते नजर आ रहे हैं। तो इनके साथ साथ आज जैसे 8 दलों ने शिरकत की है तो इसमें दलों के प्रमुख को ही आमंत्रित किया गया था और अपनी बैठक के साथ विचार विमर्श करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की। इसके साथ साथ जो आगामी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हमारी बैठक अन्य जितने भी क्षेत्रीय दल 15 दल जो है जिनसे हमारा गठजोड़ है सबके साथ हम लोग बैठेंगे। अच्छी बात है, अच्छा गठजोड़ कर रहे हैं आप रवि जी, लेकिन आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, जैस में ही 2 गुट बट गए हैं और आप 15 दलों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, क्या संभव है? देखो जयेश में धड़ों की बात नहीं है, जयेश मिलकर काम कर रहा है। हो सकता है हमारे कुछ युवा है कि जो सामाजिक रहना चाहता हमारे कुछ 1-2 मांगों के साथ वो असहमत है तो जो अलग है इसका मतलब ये नहीं कि जयेश धड़ों में बटा और आपको जयेश की बखूबी। लेकिन मैसेज तो गलत जाता है ना, जब ये कहते हैं कि हम दोनों बैठ के समझौता करेंगे, एक अध्यक्ष संयोजक घोषित कर देता है, दूसरा अलग कर देता है, एक दूसरे से विरोध करते हैं, तो मैसेज तो सही नहीं है ना। फिर आप 15 दलों को कैसे साथ सकेंगे जब एक ही अपना ही दल नहीं साथ पा रहे हैं, अपने ही नेताओं को नहीं साथ पा रहे हैं? जयेश कभी अलग था ही नहीं, जयेश हमेशा से साथ में रहा और आगे भी हमेशा से साथ में रहेगा। और हमारे कुछ जो पदाधिकारी है हमारे सहयोगी साथी रहे वो कुछ बिंदुओं को लेकर असहमत है तो हमारी 29 तारीख को उनके साथ बैठक के साथ हम लोग उनके मतभेद जो हमारे जहाँ पे भी वो आ रहे हैं उसको क्लियर करेंगे। उसके साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में हम लोग बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएंगे और मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने जो घोषणा करी उसके साथ लड़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ क्षेत्रीय दल है, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां के दल है जो हमारे साथ मिल रहे हैं, हम लोग गठजोड़ करके मध्य प्रदेश के 2023 और 24 में नए परिणाम देखने को मिलेंगे। तो गजेंद्र जी, तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया है और जैस में कोई फूट नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने नाम ही ऐसा दिया है कि आपसे लड़ रहे हैं, वो संविधान बचाओ सरकार बनाओ, तो संविधान से खतरा किसको है? कांग्रेस ये आंदोलन लेकर चल रही है और वो कह रही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपको ही होगा, आप सत्ता में हैं, वो तो सत्ता से बाहर हैं, उनके क्या नुकसान होगा? तो चुनौती आपके लिए है तीसरा मोर्चा। गजेंद्र जी, गजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी भाई साहब, आ रही है आवाज? जी बोलिए। गजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता कोई तकनीकी खामी है। कमलेश जी, वो तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, तो खतरा आपके लिए, चुनौती आपके लिए। सबसे पहले तो मैं तीसरे मोर्चे की बात करूंगा। मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास देख लिया जाए तो यहाँ कभी भी तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 दलीय राजनीति रही। अब इतिहास को अलग हटके एक बात और मैं आदिवासी के पक्ष में कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी ने हमेशा कहा है कि आदिवासी संगठन जितने भी है वो कांग्रेस का डीएनए और उनका डीएनए एक है, क्योंकि वो भी संविधान बचाने की बात करते हैं और कांग्रेस भी संविधान बचाने की बात करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी से इस देश के संविधान लेकिन को दोनों ही दल अलग अलग दूसरी बात- लड़ेंगे, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो नुकसान देखो, आपको ही होगा ना, नहीं, आपके आप- वोट बैंक बढ़ जाएगा। देखिए, इसके पहले 2018 के चुनाव में भी देख लीजिए, आदिवासी संगठन अलग लड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन चुनाव आते आते फिर वो कांग्रेस के साथ होकर कांग्रेस के साथ लड़े, और इसका परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश की 47 सीटों में से 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। और आप दो बातें और मूल बातें मैं कह देना चाहता हूँ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का बयान आप देख लीजिए, वो कहती है कि जयस एक विध्वंसकारी संगठन है, और माननीय कमलनाथ जी कहते हैं कि जयस का और कांग्रेस का डीएनए एक है। तो कांग्रेस और जयस या आदिवासी वर्ग मध्य प्रदेश का हमेशा दोनों एक साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और आप आदिवासी संगठनों की मांग और कांग्रेस की मांग, आप दोनों देख लीजिए कि दोनों की विचारधारा एक जैसी है, दोनों एक आदिवासियों का भला चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार लेकिन में वो तो हमने कह रहे हैं कि आदिवासियों दोनों को ने ही ठगा है आदिवासियों को। आप पर भी आरोप लगा रहे हैं, आपके सामने ही अभी बोला था बघेल साहब ने हाँ। कि एक ही थाली के बघेल चट्टे साहब- बट्टे हैं कांग्रेस और बीजेपी। बघेल साहब, आप से मैं कह देना चाहता हूँ, पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बीच में 1.5 साल के लिए आई जरूर थी, और उसमें बहुत सारे आदिवासी हितैषी काम कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुए हैं, और ये मैं गिनाना नहीं चाहता। लेकिन जब आप कह रहे हैं कमलेश जी के दोनों का डीएनए एक है, तो आप सोचिए कि एक ही परिवार हुआ ना, और जब परिवार में झगड़े होते हैं तो तीसरे दल को फायदा होता है, तो बीजेपी को तो फायदा ही होगा ना। जब आप दोनों का डीएनए एक ही है तो आपको एक साथ लड़ना चाहिए, लेकिन अलग अलग लड़ रहे हैं। नहीं, आप निश्चिंत रहिए ब्रजेश जी कि चुनाव आते आते पूरे आदिवासी संगठन और कांग्रेस एक साथ ही लड़ेगी, और चुनाव में एक साथ ही जनता के साथ जाएगी। और इस देश का आदिवासी समझदार है, वो जानता है बहुत अच्छी तरीके से कि उनका जो हित है वो कांग्रेस के साथ ही। ठीक। और पिछली आप कांग्रेस का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि हमेशा हमने आदिवासियों के हितों की बात की है। और आप भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। ये तो कांग्रेस नहीं कह रही, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। दूसरा, आप एक चीज लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा बना वो भी तो माने रवि जी, क्या आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि डीएनए एक ही है, और आते आते चुनाव आते आते आप भी उन्हीं का समर्थन कर देंगे, पिछली बार भी कर दिया था। तो आपके तो तीसरे मोर्चे पर ही सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस ने। मैं देखिए कमलेश जी की बातों के कतई में समर्थन नहीं करता हूं। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जो डीएनए वाला जो बयान दिया था, उससे जयेश और आदिवासी सामाजिक संगठन उससे सहमत नहीं है। हो सकता है उनका निजी मामला है, निजी बयान है। और पिछले 18 की बात है तो कांग्रेस से कुछ शर्तों के साथ गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस ने भी वादा खिलाफी जयेश के साथ किया था, जिसके चलते जयेश ने अभी 2023 में अपनी 18 के बाद से तैयारियां शुरू करके तीसरा मोर्चे के रूप में हम लोग मजबूत हुए। चाहे जो पंचायत चुनाव देख लो, आप नगर निगम चुनाव देख लो, या जिला पंचायत चुनाव देख लो, सरपंच के चुनाव देख लो, जयेश के युवाओं ने मैदानी मोर्चा संभाला और कांग्रेस जीतकर की वजह चुनकर से आए आप हैं। दो गुटों में बट गए। बिल्कुल कांग्रेस की वजह से नहीं बोल रहे, वो हमारे संगठन की आपसी कला और उसको हम दूर कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर में छोटे छोटे विवाद होते हैं। हमारे परिवार का कोई सदस्य असहमत है तो उसको हम बैठ के बात करेंगे, और 29 तारीख को हमारा बैठक है, उसके बाद हम लोग कांग्रेस पे भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल 30 नहीं सेकंड में करेंगे। जवाब दीजिए कमलेश जी। जयेश, आपने धोखा दिया जयेश को, पिछली बार अपने साथ लाकर, इस बार भरोसा नहीं करेंगे। ना कि किसी कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी के डीएनए। जयेश के युवाओं में बिरसा मुंडा, टंट्या भील इनका डीएनए है। ठीक है कमलेश जी, 30 सेकंड में यही जवाब दीजिए, इस बार भरोसा नहीं करेंगे, ठगी का शिकार एक बार हो गए। बिल्कुल ठगी का शिकार नहीं हुए, और जयस और कांग्रेस की मांग एक है। मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपके सामने रवि बघेल खड़े हैं, वो बोल रहे हैं। हमारे विचारों में भेद हो सकता है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, वो अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते सब ठीक हो जाएगा। जैसे आदरणीय बघेल साहब कह रहे हैं कि उनके बीच में जो दो धड़े बढ़ गए हैं वो भी आते आते एक हो जाएंगे। हमें भी पूरा विश्वास है कि जयस को एक होकर भारतीय जनता पार्टी कुशासन के खिलाफ लड़ना चाहिए, और जितने भी मध्य प्रदेश के आदिवासी संगठन है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग प्रमोशन में आरक्षण की जब बात करती है तो चलिए कमलेश जी, लौटता हूं मैं आपके पास भी। गजन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। गजन जी, उन्होंने तीसरे मोर्चे ने नाम दिया है सरकार बनाओ संविधान बचाओ, और कांग्रेस कह रही है संविधान बचाने की बात कांग्रेस लगातार कर रही है। उनका डीएनए एक है, जयस का और तीसरे मोर्चे का, इसलिए नुकसान आपको होगा क्योंकि आप सत्ता में हैं, वो तो सत्ता से बाहर हैं, उन्हें क्या नुकसान होगा तीसरा मोर्चा आ जाता है तो? ऐसा मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज क्लियर आ पा रही है, लेकिन आप मेरा सवाल सुन पाए क्या? जी भाई साहब, कांग्रेस कह रही है कि तीसरे मोर्चा जो 15 दलों का गठबंधन है उसके मैदान में उतरने से बीजेपी को नुकसान होगा, आपकी पार्टी को नुकसान होगा,
क्योंकि आप सत्ता में हैं, वो तो सत्ता से बाहर हैं और उन्होंने नाम ही बाकायदा दिया है सरकार बनाओ संविधान बचाओ। तो संविधान बचाने की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है। भाई साहब, मैं कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस अभी तक चुनाव जो लड़ रही थी, तो ये आदिवासियों के नाम से भी चुनाव लड़ा जा रहा है, और चुनाव लड़ने के उपरांत उन लोगों की ये भावना हमेशा रहती है कि कांग्रेस की सोच समझी जो राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है आजकल किसी सामाजिक बंधुओं को या एकत्रित करने। लेकिन पिछली बार जय आदिवासी संगठन ने, जो आदिवासियों का, युवाओं का संगठन है, आदिवासियों का नेतृत्व कर रहा है, वो कांग्रेस के पाले में चला गया था, कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था और आपको नुकसान हो गया था, आपकी पार्टी को नुकसान हो गया था। गजेंद्र जी, तो आप भी आदिवासियों में वो पेंट बरकरार नहीं रख पाए। भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही गजेंद्र जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, दर्शक सुन रहे हैं आपको। भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की जो सोची समझी जो प्लानिंग बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है आम जनता के बीच में जाने का कि जाति समाज पर कोई वोटों को एकत्रित कर ले। क्योंकि आज जो तीसरा मोर्चा जो अभी हम देख रहे हैं कि तीसरा मोर्चा अभी अम्बेडकर जयंती पर हमको मालूम पड़ा है, तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमारे जिले के अंदर, हमारी विधानसभाओं के अंदर हमको देखना है, जिस वाले अभी तक हम लोगों के बीच में कितने लोगों को ये बिगलाने का काम कर रहे हैं आदिवासियों के लोगों के बीच में। मैं जहां भी आदिवासियों के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, आदिवासी लोग ये वास्तव में जो बात कहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी तो आगे चल रही हैं, वो कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो कांग्रेस के लोग हमेशा आगे ये बढ़ना चाहती है कि बीजेपी के लोगों को कैसे पीछे करें, उन लोगों को झूठा आश्वासन दे रहा है, झूठी बातें उन लोगों के बीच में ले जाते हैं। चाहे किसी एनसीआरबी के आंकड़े कांग्रेस ने जारी किए कि अत्याचार सबसे ज्यादा आपके शासन में होता है। एनसीआरबी के आंकड़े तो केंद्र सरकार जारी करती है। एनसीआरबी का कहना ऐसा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी अत्याचारों में मध्य प्रदेश सरकार नंबर 1 है। और आरक्षण प्रमोशन में जो आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट में सालों से लटका पड़ा है, कई अधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर हुए जा रहे हैं, क्या आपको उनकी चिंता नहीं है? क्यों आप हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख पा रहे और इस मुद्दे को क्लियर नहीं कर पा रहे? बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है आरक्षण के मुद्दे की वजह से। गजेंद्र जी जवाब दीजिए, आप उन पर कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े इसका उदाहरण है, वो तो केंद्र सरकार जारी करती है कि आदिवासियों के अत्याचार के मामले में प्रदेश नंबर 1 पे। गजेंद्र जी को मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति देख लो, चाहे बुरहानपुर की घटना देख लो, आदिवासियों को आ रहा हूँ रवि जी, आपके पास आ रहा हूँ, जवाब वही बोल रहे हैं ना, एनसीआरबी के आंकड़े बताए उन्होंने। ये चीजें देखो, आप गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। गुमराह करने की बात आप गुमराह, एनसीआरबी के आंकड़े आपको गुमराह करने, आदिवासियों को 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ रहे, आपको गुमराह करने वाले, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका जवाब नहीं आ पाएगा ना, आवाज तीनों की टकरा जाएगी। आदिवासी समाज के अंतर्गत का आता हूँ, आदिवासियों के लोगों के बीच में आदिवासियों की कोई ऐसी भावना नहीं है। आदिवासी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के समय से उन्होंने आज 40 सालों से कांग्रेसों को वोट देते आए थे। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में पूरा वोट कांग्रेस को मिलता था। अब कांग्रेस का पूरा पतन हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस आदिवासियों के बीच में अब उनकी सोची समझी ये रणनीति उन लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने 47 में से 31 सीटों पर कांग्रेस को जिताया था। अब कांग्रेस पतन की ओर है या भारतीय जनता पार्टी? कमलेश जी वही तो कह रहे हैं, 40 साल से आप शासन कर रहे थे और अब भी आप गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से 2018 में गुमराह किया आपने, कुछ आपके पाले में आ गए। नहीं ब्रजेश जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमेशा कांग्रेस आदिवासियों के हितैषी रही है। अब चाहे वनाधिकार पट्टों की बात हो, जल जंगल जमीन को बचाने की बात हो, आदिवासी हितों में हमेशा कांग्रेस ने काम किया है और आदिवासी भाइयों का विश्वास हमेशा कांग्रेस में बना रहा है। 40 साल में तो तस्वीर बदल जाती ना आदिवासी क्षेत्रों की। रवि जी, कांग्रेस हमेशा हितैषी रही है आदिवासियों की, कमलेश जी कह रहे हैं। बहुमत कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा है? आदिवासी को कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। ठीक, आप देखें तो पूरा कुछ मौका पर आदिवासी नेता, आदिवासी नहीं आदिवासी नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं।
मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2018 के चुनाव में फिर मुझे एक ही बात बार बार दोहरानी पड़ रही है आपकी वजह से कि 47 में से 31 सीटों पर इस प्रदेश के आदिवासियों ने, चैतन्य आदिवासियों ने 31 सीटों पर कांग्रेस को जिताया था। ठीक, रवि जी। ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ही पार्टी अपने अपने जो वादे और अपने अपने पाले में लाने की बात करें, लेकिन असल में जो आदिवासी समाज को आजादी के बाद से जो आदिवासियों के संविधान में दी गई पांचवी अनुसूची की बात हो, चाहे पैसा एक्ट की बात हो, आदिवासियों की संवैधानिक पहचान की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन पर उनको मालिकाना हक या वन अधिकार कानून के तहत उनको सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए, वो कहीं पर भी धरातल पर नजर नहीं आते हैं। तो दोनों ही पार्टी के ये आदिवासी हितैषी होने की जो दावे करते आ रहे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आज आदिवासियों की शिक्षा, आदिवासी के स्वास्थ्य, आदिवासी क्षेत्रों में जो पलायन की गंभीर समस्या, इन पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? उस पर आप क्यों उनको पलायन को रोकने के लिए क्यों आप कदम नहीं उठा रहे? दोनों ही पार्टी बीजेपी कह रही है पैसा एक्ट हमने लागू कर दिया, बीजेपी कह रही है कि आदिवासी समाज से हमने राष्ट्रपति बना दिया, बीजेपी कह रही है कि हम आदिवासी नायकों को सम्मान दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं जो इतिहास में विलुप्त हो गए थे। देखो, आदिवासियों के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कराने से या आदिवासियों की जयंती मनाने से आदिवासियों का विकास नहीं होगा। ये बड़े बड़े जो इन्होंने झूठ का बुलंदा फूंक के ये बड़े बड़े कार्यक्रम कराने के, आदिवासियों के ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा करोड़ों रुपए जो बजट आया उसको इन्होंने आदिवासी दिवस मनाने में खर्च किया। इसके बजाय आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य या आदिवासी के पलायन रोकने पे खर्च करते, कहीं ना कहीं आदिवासी की दशा और ठीक है गजेंद्र जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। इवेंट करने से कुछ नहीं होता, जो राशि थी वो आपने इवेंट पे खर्च कर दी, क्षेत्र में खर्च करते। आदिवासियों को सिर्फ आदिवासियों को कौन सा काम किया? आदिवासियों का ना, आदिवासियों ने इतने संघर्ष किया, आदिवासियों ने, आपकी पार्टी ने आदिवासियों के कौन से काम किया? आज आदिवासियों के संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची को लागू करवाने के लिए आपकी पार्टी क्यों प्रतिबद्ध नहीं है? आप इतने हितैषी होने तो आदिवासी की दी गई 5वीं अनुसूची को लागू क्यों नहीं कर रहे आप? गजेंद्र जी, गजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। लेकिन रवि जी, जो सवाल आपने किया है वो सवाल तो कांग्रेस से भी उठता है। कांग्रेस से भी उठा, इसीलिए तो हमारे 2018 में कांग्रेस पार्टी के इन्हीं समझौते के साथ हम लोगों ने सरकार में भागीदारी की और गठबंधन के साथ हमारे जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक उनके चिन्ह से चुनाव भी लड़े थे, जीते थे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी किया। उसके बाद से जयेश ने सक्रियता के साथ विगत 5 वर्षों से सड़कों पे हम काम कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने लगातार सड़कों पे काम करके आदिवासी समाज के, चाहे आदिवासी की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और अब यदि कांग्रेस कहे कि उनको 15 माह का ही मौका मिला था, आप हमारा साथ दीजिए, 5 साल के लिए सरकार बनवाइए तो हम आपके वादे पूरे कर देंगे, तो मान जाओगे? हमने साथ देके हमने देख लिया, लेकिन इस बार जयेश ने अपनी धरातल पे जमीनी हकीकत से काम किया और पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को, अब तो जयेश किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीसरा मोर्चा खड़ा तो हो गया, अब ये लड़खड़ाएगा या लड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, और किसका खेल बिगाड़ेगा, किसका बनाएगा, ये भी 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन शुरुआत तो हो गई है। ये लड़ाई और ये गठजोड़ आगे कितना कायम रहता है, या अपने घर में जो गड़बड़ चल रही है, जो गुटिये संघर्ष चल रहा है, उससे निजात पाकर जयेश इसकी अगुवाई कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ये क्या करेंगी? क्या ये तीसरे मोर्चे में शामिल होंगी? ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।